Hello students, welcome to Textbook Super Coaching. Myself Aditi, your UGC NET Home Science Mentor. So in this video we will be discussing about the strategies जो आपको follow करनी होंगी आपके UGC NET एग्जाम को क्रैक करने के लिए. So इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको strategies बनानी है ताकि आपका नेट और JRF जो है वो क्वालिफाई हो जाए. कौन से यूनिट को आपको ज्यादा वेटेज देना है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपको पेपर जो है बैलेंस करके चलना है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. आपको मेरी फ्री क्लासेस की टाइमिंग मालूम ही है क्योंकि आप सब लोग मेरे साथ प्रिपरेशन करते हो. और जो नहीं जुड़ा है प्लीज मेरी क्लासेस के साथ जुड़ जाइए ताकि आप अपनी प्रिपरेशन जो है साथ में मिलकर हमारे साथ कर सके. यूट्यूब का जो टाइमिंग है दैट इज 2 PM एंड 5:30 पे होता है मास्टर क्लास विच इज फ्री एंड यूट्यूब क्लासेस आर ऑल्सो फ्री. तो 2 बजे और 5:30 बजे जुड़ना मत भूलेगा मेरी वीडियोस में. ठीक है, जिसने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप. आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन करके यहाँ पर यू विल गेट ऑल द क्लासेस नोटिफिकेशन अलोंग विद द पीडीएफ्स, वाईटी सेशन जितने भी होते हैं. यू कैन डिस्कस योर डाउट्स और हम यहाँ पे इंटरेक्शन करते हैं. सो यू कैन यूज दिस, यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप सो दैट यू विल गेट ऑल द क्लास नोटिफिकेशन इन दिस ग्रुप. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट. अब देखो, जब हम बात करते हैं ना गाइस एग्जाम की, सो यूजीसी नेट का एक ऐसे एग्जाम है जो कि एक जून में होता है और एक दिसंबर साइकिल में होता है, 2 साइकिल में चलता है. जैसा कि आप सबको मालूम भी है कि अब जो एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये था कि अब एग्जाम कैंसिल हो गया है, हम किस तरीके से पढ़ेंगे. हम लोग उतना मोटिवेटेड नहीं है जितना पहले थे. अब हमें मोटिवेशन खत्म हो गया है, अब हम पे एनर्जी नहीं है, या फिर हम जो है हार के बैठ गए हैं कि अब जो है हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे. सो किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें, किस कौन से यूनिट्स को फॉलो करें, किसकी वीडियोस देखें, कहाँ कहाँ हम जाए. तो आपको कुछ भी एज सच करने की जरूरत नहीं है. जस्ट फेथ इन योरसेल्फ, फेथ इन गॉड. आप अपनी प्रिपरेशन जो है जैसे आपने करी हुई थी उस तरीके से आपको प्रिपरेशन जो है अपना कंटिन्यू करना है. सो अब मैं आपको पहले बता दूं कि यूजीसी नेट जून का जो साइकिल है, जो अभी एग्जाम आपका कैंसिल हुआ था, उसके बाद जो एग्जाम की रिवाइज डेट आई थी दैट इज 21 अगस्त टू 4 सितंबर. ठीक है, आपको 21 अगस्त से जो है आपका एग्जामिनेशन होगा, 4 सितंबर तक वो चलेगा. डिपेंडिंग ऑन योर जो डेट शीट आएगी यूनिट वाइज, आप उससे जो है फॉलो अप कर सकते हो कि आपका जो एग्जाम है वो कब होगा, कौन से डेट को होगा. ऑल्सो एक लाइन मेंशन थी यहाँ पर. लाइन क्या मेंशन थी कि जो 2024 का भी एग्जाम हुआ था जो कि ऑफलाइन मोड में हुआ था, जो कि आपका पेन पेपर बेस्ड था, अब वो नहीं होगा. अब ऑफलाइन की जगह जो है वो क्या होगा, वो आपका सीबीटी एग्जाम होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा. सो आप थोड़ा सा रिलैक्स कर जाइए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डर था कि मैम हमें ओएमआर शीट को फिल करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर हम उसको जो सर्कल है वो नहीं कर पाते अच्छे तरीके से, और हम इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके से हमें ओएमआर शीट को फिल करना है. तो आप बिल्कुल अब रिलैक्स हो जाइए, आपका सीबीटी मोड जो है वो आ चुका है. तो कंप्यूटर बेस्ड में आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको सर्कल फिल करना पड़ेगा, ये डिफिकल्टीज आएंगी, वो डिफिकल्टीज आएंगी. तो ये जो अब एग्जाम होगा ये आपका 21 अगस्त टू 4 सितंबर तक होगा, जिसमें सीबीटी मोड पे ये आपका एग्जामिनेशन होगा. सो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि एकदम हार थक के बैठ चुके हैं कि अब हम क्या करें, अब एग्जाम कैंसिल हो गया है तो हमारा मन नहीं है दोबारा पढ़ने का, या हम हमें उतना मोटिवेशन नहीं है, हम दोबारा नहीं पढ़ना चाहते हैं. तो अब उन स्टूडेंट के लिए हम क्या करें. तो उनके लिए कुछ नहीं है, आप पॉजिटिव रहो, हर चीज को एक अच्छा मानकर चलो, है ना. हर चीज के आपको मालूम है देयर आर 2 एस्पेक्ट, फर्स्ट इज पॉजिटिव, अनदर वन इज नेगेटिव एस्पेक्ट. तो आप हर चीज नेगेटिव में क्यों लेकर जाते हो, आप पॉजिटिव एस्पेक्ट से लो कि क्या पता जो एग्जाम हुआ वो अच्छा हुआ कैंसिल होके, है ना. सो क्या पता आपका अब जीआरएफ क्वालिफाई हो जाए, क्या पता आपका अब नेट क्वालिफाई हो जाए, क्या पता पेपर आसान है. सो ये सारे प्रिडिक्शन आप एक पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो. तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आपको पता है, आपने पढ़ रखा है, आपको पता है आपने 10 यूनिट होम साइंस की पूरी कवर कर रखी है, तो क्यों डरना है भाई. क्या कुछ नहीं करना, आप रीसेट करो, रियलाइन करो खुद को, रीस्टार्ट, है ना. देखा है ना सबने 12th फेल, क्या है, रीस्टार्ट रीस्टार्ट एंड रीस्टार्ट. अब आप अकेले तो इसमें नहीं हो, हम सब लोग हैं ना इसमें, कि सबका, आपके लिए एक सिंगल के लिए पेपर कैंसिल नहीं हुआ है, हम सभी के लिए पेपर कैंसिल हुआ है. सो यू जस्ट हैव टू रीस्टार्ट, रिक्लेम एंड इग्निट, अपने आप को फायर मोड पे ले आओ. अब क्या करना है, नेट जीआरएफ का तोहफा आपको देना है, गिफ्ट देना है खुद को, अपने पेरेंट्स को, और अपने आप को एक फायर मोड पे ले आओ कि इस बार तो चाहे एग्जाम कैसा हो, हमें एकदम क्या करना है, धुआं मचा के आना है ना, धुआं निकाल देना है, पेपर में से आग लगा देनी है, पेपर को एकदम जीआरएफ जो है वो क्या करना है, क्लियर करना है. ठीक है, तो आपका सिर्फ यही होना चाहिए एजेंडा.
और साथ साथ देखो एक सुंदर सी पिक्चर आपको दिख रही है ना, इम्पॉसिबल से पॉसिबल, आपको इम्पॉसिबल की तरफ नहीं जाना है, पॉसिबल वाली चीजों को ज्यादा देखना है ना, क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज जो है पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप सब सोचते हो कि नहीं ये नहीं होगा वो नहीं होगा, सब कुछ पॉसिबल है, जस्ट आपको मेहनत करनी है और अपनी मेहनत पर क्या करना है, भरोसा करना है। सबसे पहले अगर मैं एजेंडा की बात करूं, तो एजेंडा कैसा होना चाहिए आपको, जब भी आप एजेंडे को, जब भी हम एजेंडा बनाते हैं, आप सब बोलते होंगे ये सिर्फ एक राम कहानी है, हमें ये सब नहीं करना है, हर कोई ये चीज बता के चला जाता है। आई नो सबको सब कुछ मालूम है ना, लेकिन हमें किस तरीके से उसको एक पॉजिटिव वे में लेना है, आपको कैसे मोटिवेशन अपने मन में रखना है। तो कोई भी चीज जो है गाइस इम्पॉसिबल नहीं है, तो आपको इम्पॉसिबल की जगह क्या करना है, हर चीज को पॉसिबल बनाना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक स्टडी प्लान को क्रिएट करोगे। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिसको स्टडी प्लान क्रिएट करने में प्रॉब्लम आता है कि आपको किस तरीके से कौन सी यूनिट पे ज्यादा फोकस करना है, तो वो अभी मैं आपको बताऊंगी। अपने आपको टाइम दो पढ़ने के लिए। काफी लोग क्या करते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, ठीक है हो रहा है तो ठीक, अभी तो बहुत दिन है ना, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, अभी तो एग्जाम में 45-50 दिन है, आराम से देखेंगे, अभी हम एंड में आके पढ़ेंगे, एंड में जो हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, एंड में आके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा देंगे, हमारा जेआरएफ पार। या फिर कुछ ऐसे होते हैं कि भाई हमने पढ़ तो लिया ही है ना, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, 4 दिन पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आए थे उनको रिवाइज कर लेंगे और हमारा जेआरएफ निकल जाएगा। तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा, अपने आप को टाइम दो पढ़ने के लिए। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपके लिए ही इफेक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस विद द पास्ट एग्जाम्स। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पास्ट पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट है, जो कि हमारी वेबसाइट पे भी आपको मिलते हैं मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप उनको लगाओ, क्योंकि जितना ज्यादा आप उनको प्रैक्टिस करोगे ना, आपको अपनी प्रिपरेशन ट्रैक आप उस तरीके से कर पाओगे। ऑल्सो देयर इज नो अल्टरनेटिव हार्ड, ये सबसे अच्छा पॉइंट है कि हार्ड वर्क करने के अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपको मोटिवेशन अपने आप में बनाना पड़ेगा, आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, ताकि आप एग्जाम को क्लियर कर सको। अब यहाँ पर कोई भी बाबा की गोली काम नहीं करेगी, है ना, जैसे हम बोलते हैं ना, ये गोली खा लो पतले हो जाओगे, मोटे हो जाओगे। हार्ड वर्क के अलावा ट्रस्ट मी देयर इज नो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। चाहे आप बाबा की गोली खा लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, है ना। जैसे हम ग्रीन टी लेते हैं ना, ग्रीन टी इज गुड फॉर वेट लॉस, तो आप स्लिम सोना बेल्ट ले लो, ये ले लो, वो प्रोडक्ट ले लो, दिस इज ऑल मार्केटिंग, है ना। लेकिन हार्ड वर्क के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे उसमें वेट लॉस हो, चाहे फिर आपका नेट जेआरएफ हो। तो कोई भी बाबा की गोली लो, जेआरएफ क्लियर करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बिकॉज सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है, दैट इज ओनली हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड योर कंसिस्टेंसी। जब तक आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं करोगे, तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होगा। एंड कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, कि जो आज आप पढ़ रहे हो, ये नहीं है कि आपने पढ़ लिया, 4 दिन छोड़ दिया, फिर 5वें दिन पढ़ना शुरू किया, नहीं। कंसिस्टेंसी मतलब आपको डेली पढ़ना है। देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको हर 24-24 घंटे पढ़ना है, दिन में 12 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है, नो। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द क्वालिटी, नॉट ऑन द क्वांटिटी। जैसे आप रिसर्च में पढ़ते हो ना कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च, जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना यूजीसी नेट का, यू हैव टू फोकस ऑन द क्वालिटी, नॉट ऑन द क्वांटिटी। ठीक है, आपको क्या करना है, यू हैव टू फोकस ऑन द क्वालिटी। क्वांटिटी पे क्यों फोकस कर रहे हो, जितना ज्यादा, अब बल्क में तो पढ़ लिया, लेकिन पढ़ा उतना जितना आपके माइंड में थोड़ा बहुत गया, पढ़ ज्यादा लिया और आपको कुछ नहीं आता। लेट्स से मैं आपको आरडीए का एग्जांपल दूं, आपने पूरा आरडीए पढ़ लिया, आरडीए पढ़ने के बाद आपको याद नहीं है प्रोटीन कितने में है, कार्ब्स कितना है, कौन सा सेडेंटरी वर्कर है, कौन सा मॉडरेट वर्कर है, फिर कहाँ का आपने क्वांटिटी में पढ़ा है। उतना पढ़ो जितना आप याद कर सको, मतलब यू हैव टू फोकस ऑन द क्वालिटी, नॉट ऑन द क्वांटिटी, है ना। तो इसलिए आई वुड नॉट रिकमेंड टू स्टडी कि आप 15-20 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, है ना। आई वुड पर्सनली रिकमेंड यू कि आप सिर्फ अगर 5-6 घंटे भी पढ़ते हैं दिन में निकाल के, दैट इज मोर देन इनफ, लेकिन वो क्वालिटी का होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो, 10 मिनट बाद फोन चलाया, फिर बुक उठा ली, फिर 10 मिनट बाद फोन चलाया, फिर आपने कोई रील देख के रख दिया, नहीं। यू हैव टू फोकस ऑन द क्वालिटी, और ये क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन यू। अब हम चलते हैं गाइस टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है, मैम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, हमसे एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। तो सबसे पहले देखो, टाइम मैनेजमेंट का एक सिंपल सा फंडा है। आपको मालूम है कि
200 अबव या 220 अबव जो है जीआरएफ पार हो जाता है। सो आपको मैक्सिमम 110 और 120 क्वेश्चन पे फोकस करना है कि आपको 120 क्वेश्चन सही करने हैं तो आपका जीआरएफ क्लियर है। तो मैक्सिमम ट्राई करो उस पेपर को सॉल्व करने का। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हम किस तरीके से दोनों पेपर को बैलेंस करें, तो बैलेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। सबको पता है कि पेपर 3 घंटे का होता है, आपको टाइम डिवाइड करना है, अपने टाइम की परवाह करनी है और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। यू हैव टू attempt all the questions because there is no negative marking, है ना, पेपर में there is no negative marking, so you should try to attempt all the questions including paper 1 and paper 2 because जब तक negative marking नहीं आता है एनटीए में तब तक आप तो questions attempt कर सकते हो। आपका क्या जा रहा है, तुक्का लगा दो, नहीं आ रहा है। लेकिन अब इस में आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे? सबसे पहले अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूं तो मैं पर्सनली नहीं बोलूंगी कि आपको पेपर 1 पहले करना है, पेपर 2 पहले करना है। दैट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन यू कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हो, आपने क्या स्ट्रैटेजीज बनाई है, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की, अपने जो ट्रैक किया है, आपने किस तरीके से मॉक टेस्ट लगाए, किस तरीके से पीवाईपीज लगाए। मैं नहीं रिकमेंड करूंगी कि आप पेपर 1 पहले करो या पेपर 2 पहले करो, ये आपकी चॉइस है ना। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, पर्सनल मुझसे कोई एडवाइस लेगा तो मैं ये बोलूंगी कि आपको पेपर 2 पहले करना चाहिए। यू शुड गो फॉर द पेपर 2 बिकॉज वो आपका सब्जेक्ट है, तो आप फटाफट से वो सारी चीजें मार्क जल्दी जल्दी कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि आपका पेपर है, आपके सब्जेक्ट है, तो आप फटाफट से सारे क्वेश्चंस जो है लगा पाओगे। सो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आप अपने पेपर के लिए कॉन्फिडेंट रहो। जब आप एग्जाम देने जाते हो बहुत डर रहता है स्टूडेंट्स के मन में, एग्जाम के गेट के बाहर ही इतना डर रहता है बच्चों के मन में, बस पूछो मत, जैसे बस यही है जो है और तो कुछ लाइफ में नहीं है। सो पहले अपने आप में कॉन्फिडेंट रहो कि अब जो होगा ना वो अच्छा होगा। कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा आपका होना चाहिए, अदरवाइज अगर आप एंजाइटी रखोगे, डर रहेगा, तो ट्रस्ट में आप नहीं क्लियर कर पाओगे क्योंकि वहां पर जाकर आप घबरा जाओगे। तो इसलिए जब आप बैलेंसिंग करते हो तो आप देखो कि आपका सब्जेक्ट किसमें स्ट्रांग है। आप पेपर 1 करो, पेपर 2 करो, दैट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन यू, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, दोनों को बैलेंस करना है। आप देखो आपको 120 110 क्वेश्चन सही करने हैं, बाकी जो बचे हैं वो आप बेशक उनको छोड़ दो अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको प्लानिंग बहुत करना जरूरी है। देखो हम होम साइंस में पढ़ते हैं ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, करिकुलम डेवलपमेंट है, बहुत सारे प्रोग्राम्स है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। सब में इनिशियल स्टेप क्या बताया था मैंने, क्या होता है? सबसे इनिशियल स्टेप क्या है? प्लानिंग का। अगर आप सारी चीजें प्लान आउट करते हो, सबसे पहले प्लानिंग, सबसे पहले हर चीज की प्लानिंग होती है, एक रोड मैप बनाया जाता है। तो प्लानिंग में आप क्या करोगे कि आपको किस तरीके से यूनिट का डिवीजन करना है, कौन से सप्ताह में कौन सा यूनिट पढ़ना है, उसके साथ कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, कहां से लगाने हैं, मॉक टेस्ट कौन सा होगा, डर लगता है आपको, है ना। तो ये सारी चीजें जो है टाइम मैनेजमेंट में आती है। मेन आता है आपका एफिशिएंसी। अगर आप एफिशिएंट नहीं हो अपने काम करने में, बैठे हो 1 घंटा टाइम पास कर रहे हो, 10 मिनट पढ़ा, 15 मिनट फोन चलाया, 10 मिनट टीवी देखा, ये नहीं है। इस तरीके से आप एफिशिएंट नहीं बनोगे, इस तरीके से आपकी काम की एफिशिएंसी नहीं बनेगी। सो यू हैव टू मैनेज योर टाइम ऑल्सो। उसके बाद गाइज अब हम थोड़ा, मैं आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ होम साइंस को आपको कैसे मैनेज करना है। देखो होम साइंस का अगर मैं सिलेबस मैनेजमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर एक स्टेप है कि सबसे पहले आपको ना सबसे ज्यादा यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैं इसमें एक प्रॉब्लम आती है, देखो होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कैसे? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मास्टर्स किया है फूड एंड न्यूट्रिशन में या फूड साइंस बैकग्राउंड में, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मास्टर्स किया टेक्सटाइल में, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मास्टर्स किया है ह्यूमन चाइल्ड डेवलपमेंट में, इंटीरियर डिजाइनिंग में। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बिकॉज जो टेक्सटाइल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको फूड एंड न्यूट्रिशन नहीं आता, उनको फूड साइंस नहीं आता। जो फूड साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको टेक्सटाइल यूनिट नहीं आता, उनको अपैरल डिजाइनिंग नहीं आता क्योंकि उन्होंने कभी भी बैचलर्स मास्टर्स में पढ़ा ही नहीं। तो अब क्या करें? तो सबसे पहले होम साइंस जो है इट इज अ मिक्स सब्जेक्ट, है ना। उसमें जो है टोटल बहुत सारे जो है डिवीजन आते हैं, चाहे उसमें आप फूड साइंस लगाओ, चाहे टेक्सटाइल लगाओ, चाहे अपैरल डिजाइनिंग लगाओ। तो सबसे पहले आपको यू शुड नो द सिलेबस ऑफ द होम साइंस। जैसे 10 यूनिट है, आपको पहले सिलेबस पता होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने यूनिट वाइज। यूनिट वाइज मैं आपको कराती हूँ, जितने भी आपको जहां से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं यूनिट वाइज आपको वो क्या करने हैं, मार्क करने हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, क्योंकि अगर आप हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाओगे
तो आप चीजें याद नहीं कर पाओगे। जैसे होम साइंस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ईयर वाइज, ईयर हो गया, प्रोग्राम का नाम हो गया, तो जब तक आप उसको लिखोगे नहीं ना, तब तक आप उस चीज को याद नहीं कर पाओगे। तो आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने, क्योंकि ट्रस्ट में जितना ज्यादा आप लिखते हो उतना ज्यादा आप याद भी करते हो, है ना। और जब आप एग्जाम देने बैठते हो तो फटाफट से आपको सारी चीजें याद आने लगती है। और क्या करना है, आपको टॉपिक्स को रिवाइज करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे, हमने तो सब पढ़ा हुआ है तो हम दोबारा क्यों पढ़े? नहीं भैया, पढ़ो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दोबारा से एग्जाम होने वाला है। आप बहुत सारी चीजें भूल गए हो, आप उनको रिवाइज कीजिए। जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपके लिए ही बेनिफिट होगा, ठीक है। फिर हम सिलेबस मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, ये अगर मैं वेटेज के हिसाब से बात करूं, है ना, अगर मैं वेटेज के हिसाब से बात करूं तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं टेक्सटाइल यूनिट से। तो आपको पहले सप्ताह में टेक्सटाइल यूनिट पढ़ना है। अब टेक्सटाइल यूनिट बहुत ब्रॉड है, आप इसको 2 हफ्ते में खत्म करो, 3 हफ्ते में खत्म करो, वैसे 2 हफ्ते में खत्म हो जाती है अलोंग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप साथ साथ क्वेश्चंस भी लगाते हो तो ये 2 सप्ताह में खत्म हो जाती है। क्योंकि टेक्सटाइल से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, जिसमें वूल के बारे में, कॉटन के बारे में, लिनन के बारे में, पॉलिस्टर के बारे में, नायलॉन के बारे में, ये सारी चीजें जो है पूछी जाती है। टाइप्स पूछे जाते हैं डाइंग और प्रिंटिंग से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है जिसमें डाइंग और प्रिंटिंग के टाइप्स पूछे जाते हैं। इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल से एम्ब्रॉयडरीज के बारे में पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ यार्न एंड टाइप्स ऑफ फाइबर से क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं कि नेचुरल फाइबर कौन सा है, सिंथेटिक कौन सा है। और सबसे इंपॉर्टेंट जाता है वीविंग और निटिंग के, इससे एग्जांपल्स बहुत सारे आते हैं। वीविंग क्या है, नीटिंग क्या है, इन सब के बारे में जो है वो पूछा जाता है। सो सबसे पहले आपको हाई वेटेज जो देना है वो किसको देना है? टेक्सटाइल यूनिट को देना है। इसको आपको वीकली स्टडी प्लान में सबसे पहले डालना है। और ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका बैकग्राउंड फूड साइंस का है, उनको टेक्सटाइल नहीं आता है, तो इसलिए टेक्सटाइल पे आपको ज्यादा फोकस करना है। जिनका बैकग्राउंड टेक्सटाइल है देन दे शुड गो फॉर द फूड साइंस एंड सर्विस मैनेजमेंट। आपको फूड साइंस यूनिट पहले लेनी है। जिसका टेक्सटाइल बैकग्राउंड है उनको फूड साइंस पहले वाली यूनिट पढ़नी है। और जिनका नॉर्मल है, जिनको दोनों में कंफर्टेबल हो, तो आप सबसे पहले वेटेज किसको दोगे? टेक्सटाइल को। सेकंड इज फूड साइंस एंड सर्विस मैनेजमेंट। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे इफेक्ट ऑफ कुकिंग ऑन फूड, जैसे आपका कैरामलाइजेशन है, ठीक है, रेट्रोग्रेडेशन है, जिलेटिनाइजेशन है, इस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। पिगमेंट्स और एडिटिव्स में टाइप्स में से पूछा जाता है। मेन्यू प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ मेन्यू प्लानिंग पूछते हैं। टाइप्स ऑफ फूड सर्विस मैनेजमेंट के बारे में मैचिंग में क्वेश्चन आता है। फूड स्टैंडर्ड से हमेशा क्वेश्चन आया है। फूड माइक्रोबायोलॉजी से, जिसमें आपके पास बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व हमेशा पूछा जाता है, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व एंड एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर एंड टाइप्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो आपको ये भी क्या करना है? फोकस करना है। फिर हम चलते हैं ऐसे यूनिट पे जिसका वेटेज फूड एंड न्यूट्रिशन से थोड़ा कम दिया जाता है, दैट इज न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो डाइटेटिक्स की जब हम बात करेंगे तो इसमें न्यूट्रिएंट्स और उसकी डेफिशिएंसीज, न्यूट्रिशन थ्रू लाइफ स्पैन, इसमें अरेंज द फॉलोइंग, मतलब स्टेप्स वाइज आपसे चीजें पूछी जाती है प्रोग्राम्स में। इंटरवेंशन असेसमेंट ऑल्सो, इसमें जितने भी न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स है पूछे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ये मेडिकल कंडीशन में कौन कौन सी डाइट, जैसे डायबिटीज है, फीवर है, टाइफॉइड है, बर्न है, हाइपरटेंशन है, ये सारी जितनी बीमारियां हैं, कैंसर है, सीवीडीज है, उनके रिलेटेड डाइटरी मैनेजमेंट जो है वो पूछा जाता है। फिर आता है हाउसिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग यूनिट, जिसमें आपसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो है एलिमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, कलर व्हील, स्पेस प्लानिंग, बिल्डिंग रेगुलेशन, प्रोडक्ट डिजाइन का सीक्वेंस पूछता है, अर्गोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है, एंड टाइप्स ऑफ फर्नीचर। सो आप इसको अपने 4th या 5th वीक में इंक्लूड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वीक में आपको कहां जाना है? अपैरल डिजाइनिंग यूनिट पे, जिसमें बॉडी मेजरमेंट्स के बारे में, इक्विपमेंट्स के बारे में, स्विंग मशीन के बारे में, ठीक है, फैशन थ्योरीज, फैशन साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट है, और डार्ट मैनिपुलेशन टेक्निक्स। ऑल्सो टाइप्स ऑफ सीम से और क्वालिटी टेस्टिंग से भी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। फिर क्वेश्चंस आप जो लेस वेटेज में रखोगे यूनिट, वो है फैमिली स्टडीज, जिसमें से थोड़े बहुत कुछ कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पेरेंटिंग के आते हैं, फैमिली वेलफेयर अप्रोच और गाइडेंस और काउंसलिंग के पूछे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चाइल्ड डेवलपमेंट में से ये थ्योरीज के बारे में पूछा जाता है। ये थ्योरीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे ज्यादा आपको मैक्सिमम क्वेश्चन थ्योरी से ही मिलेंगे। तो वेटेज किसको देना है, किसको कम देना है, ये मैं आपको बता रही हूँ। फिर आता है एक्सटेंशन
एक्सटेंशन एजुकेशन, इससे आपको हिस्ट्री पूछी जाती है कि एक्सटेंशन एजुकेशन कैसे स्टार्ट हुआ, कौन से प्रोग्राम्स चलाए गए, कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन में, ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट, पीएलए मेथड्स, ब्लूम की टेक्सोनोमी, ऑल्सो प्रोग्राम मैनेजमेंट के सीक्वेंस पूछे जाते हैं, कम्युनिकेशन से थ्योरीज और मॉडल्स के क्वेश्चन आते हैं। अब ये सारी प्रॉब्लम जो एक स्टूडेंट फेस करता है, जैसे टाइम मैनेजमेंट, अभी मैंने बताया टाइम मैनेजमेंट करो, एंग्जाइटी है, डर है, प्रेशर है, रिलेटिव्स का प्रेशर है, फ्रेंड्स का प्रेशर है, तो ये सब चीज भूल जाओ, अपना सिर्फ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लेकर चलो, हमें जीआरएफ करना है तो मतलब करना है। तो ये बहुत अच्छा कोट है, स्मॉल डिसिप्लिन रिपीटेड विद कंसिस्टेंसी एवरीडे। अगर आप छोटा छोटा डेली का पढ़ोगे, कंसिस्टेंट रहोगे अपनी स्टडी में, तो डेफिनेटली आप जो है अचीवमेंट गेन करोगे, आप अपनी लाइफ में सक्सेस गेन करोगे। यू जस्ट हैव टू बी द कंसिस्टेंट ओनली, आपको कंसिस्टेंट रहना है अपनी स्टडीज में। और बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ने हैं और माइंड रिलैक्स होना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स माइंड रखना, एकदम काम रहना है, ठंडा माइंड रखना है। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपके मन में 36 तरीके के सवाल आते हैं, ये सब जो सवाल है इनको बिल्कुल भूल जाना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये नहीं कि आप क्या समझ रहे हो, ये नहीं कि आप एग्जाम में क्या समझ रहे हो, ये देखो कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है, क्योंकि एग्जामिनर जो पूछता है ना, वही आपसे वो 4 कदम आगे चलता है। सो इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग, इट्स अबाउट व्हाट द एग्जामिनर इज आस्किंग। एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है। जैसे अभी के एग्जाम में सारे क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सीक्वेंसिंग वाले थे, तो एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है उस पर फोकस करो, ना कि आप क्या समझ रहे हो, ठीक है। सो उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल हार थक के बैठ गए हैं, जिनका मन नहीं है पढ़ने का, जो एग्जाम नहीं देना चाहते, तो प्लीज अब अपने आप को एक पॉजिटिव उसमें ले आओ, बिकॉज समटाइम्स यू जस्ट नीड टू रिबूट। आपको अपने आप को रिबूट करने की जरूरत है, अपने माइंड को शांत करो और फिर से जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दो, ठीक है। और स्टार्ट करो हमारे साथ, जो कि फाउंडेशन बैच सेकंड वाला स्टार्ट हो चुका है। सो जो स्टूडेंट एनरोल करना चाहता है, दे कैन एनरोल इन दिस फाउंडेशन बैच बाय यूजिंग माय कोड which is ADITIR, and by using this code you will get the maximum discount in this foundation batch. So जिसने enroll नहीं किया है, they can enroll in this foundation batch where you will get paper 1 and paper 2. ओके, सो ये थी हमारी स्ट्रैटेजी वीडियो। एंड स्ट्रैटेजीज वीडियो जो है आप अपना अपनाइए, किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए और हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।